दोस्तों, मैं आज आहंग के माध्यम से आप लोगों के सामने मुखातिब हूँ। ऐसा कहना गलत भी नहीं होगा कि भाई हिमकर ने और उनके आदेश ने मेरे लिए और कोई विकल्प छोड़ा भी नहीं, तो मुझे यहाँ आना था और आपको कविता सुनानी थी। तो तकरीबन 3 साल पहले प्रकाशित संग्रह से कुछ कविताएं सुनाऊंगा और इस दौरान जो कुछ लिखा हो उनमें से यदि मुझे लगा कि हाँ कुछ है, तो कविताओं के साथ खतरे का संबंध पुराना है। बड़े कवि ने कहा है, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे। शासक वर्ग, उनके लिए कविता हमेशा खतरे की वस्तु रही है। और आज साहित्य में बार बार इस बात की चर्चा होती है कि कविता खतरे में है या नहीं है। इस पे मेरी कोई पुख्ता राय है नहीं। बहरहाल, जितनी खतरनाक वस्तुएं होती हैं उन पे आजकल वो डिस्क्लेमर आता है, वैधानिक चेतावनी। आप फिल्मों में जाते हैं, सिगरेट के डब्बे पे देखते हैं, तो यदि कविता में भी कुछ खतरे से कुछ लेना देना है तो वहाँ भी कुछ न कुछ एक डिस्क्लेमर, वैधानिक चेतावनी आनी चाहिए। मुझे ऐसा लगा, तो ये कविता है वैधानिक चेतावनी। इस कविता के लिखने के दौरान कोई पशु आहत नहीं किया गया। इस कविता के लिखने के दौरान कोई पशु आहत नहीं किया गया, एक भी पेड़ काटे नहीं गए। तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान हर पन्ने पर वाटर मार्क में दर्ज है। रतिक्रिया केवल ग्राफिक चित्रण द्वारा दिखाया गया है। कोई प्रश्न नहीं पूछे गए, किसी प्रतिमा का खंडन नहीं किया गया। कोई प्रश्न नहीं पूछे गए, किसी प्रतिमा का खंडन नहीं किया गया, किसी ऐतिहासिक चरित्र का कोई हनन नहीं। राष्ट्र और राजनेता का भरपूर गुणगान है। अदालत के अवमानना की कोई मंशा नहीं। आर्थिक और सामाजिक नीतियों की कोई आलोचना नहीं। सरकार की खिलाफत का तो सवाल ही नहीं। अब आप हमसे यह न पूछें कि कविता की जगह यहाँ केवल घास और चांद ही उगते क्यों दिख रहे हैं। एक कविता है विस्थापन शीर्षक से मदर्स डे पे लिखी थी कभी 2 साल 3 साल पहले। उसे इंतज़ार रहता है दशहरे और दिवाली का। उसे इंतज़ार रहता है दशहरे और दिवाली का, पर त्यौहार के लिए नहीं। त्यौहार के जैसा मनाना तो उसने कब का छोड़ दिया। इंतज़ार है तो बस केवल इसलिए कि बेटे ने कहा है कोशिश करेगा दशहरे में आने की। इंतज़ार है तो बस इसलिए कि बेटे ने कहा है कोशिश करेगा दशहरे में आने की, नहीं तो दिवाली में ज़रूर आएगा। किसी साल वह आ भी जाता है, कभी नहीं भी। ऐसा नहीं कि वह आना नहीं चाहता। यह किस सामाजिक संरचना ने आकार ले लिया, किसकी परिकल्पना थी ऐसी अर्थव्यवस्था, कब और किस जगह रोजगार, जीवन यापन और जीवन के ऐसे अलग अलग खाने बन गए। नाभि नाल पर यह किस विस्फोट ने ऐसा बिखराव पैदा किया कि विस्थापितों की इतनी बड़ी सभ्यता ही पनप गई। कैसी नियति है यह कि बिना किसी अंधड़ के पत्ते बिखर रहे हैं। कैसी नियति है यह कि बिना किसी अंधड़ के पत्ते बिखर रहे हैं। ये किसने जड़ों में इतनी हवा भर दी। एक कविता है बिजुका। बिजुका की तरह इस्तेमाल करते हैं तुम्हारे चाहने वाले। बिजुका की तरह इस्तेमाल करते हैं तुम्हारे चाहने वाले, डराने के लिए, संकट टालने के लिए, अतिक्रमण रोकने के लिए। तुम्हारा महत्व सिंबॉलिक है। तुम्हारा महत्व सिंबॉलिक है। स्नेह की अपेक्षा तुम्हें क्यों है भाई। अंधकार और शीत में सलीब पर टंगे रहना, इसमें क्या शिकायत। अंधकार और शीत में सलीब पर टंगे रहना, इसमें क्या शिकायत।
यही पहचान है तुम्हारी, यही उपयोगी बनाता है तुम्हें। यदि वहाँ से उतार दिए जाओगे, घर के अंदर नहीं लाए जाओगे। यदि वहाँ से उतार दिए जाओगे तो घर के अंदर नहीं लाए जाओगे, आग में झोंक दिए जाओगे। काफ़ी सालों पहले मेरी जो पहली कविता किसी साहित्यिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, वो मंगलेश जी ने पब्लिक एजेंडा में छापी थी, 2 कविताएं। उसमें से एक है कविता सोचता हूँ, तो वो देखते हैं पढ़ के। अरसे हुआ मैंने जीना छोड़ रखा है, अरसे हुआ मैंने जीना छोड़ रखा है, मैं मरता भी नहीं हूँ। मैं मृत्यु के बारे में सोचता हूँ, धीरे धीरे खंडित हो रहे अपने समूचेपन के बारे में सोचता हूँ, धीरे धीरे संघनित हो रहे अपने अधूरेपन के बारे में सोचता हूँ। मैं अपने सोचने के बारे में सोचता हूँ। मैं हूँ नहीं हूँ, मैं हूँ नहीं हूँ, अपने होने के बारे में सोचता हूँ। समय के नीरस बहाव के बारे में सोचता हूँ, उसके भी होने न होने के बारे में सोचता हूँ। सोचता हूँ गर मृत्यु के मुखमंडल पर जिंदगी है पसीने की एक बूंद, जो अब उड़ी तब उड़ी, जब ही पूछ जाएगी हथेली के एक अनमने फेर से। उसका चमकीला होना या खारा होना फर्क भी क्या पड़ता है। शिथिल पड़े खून का रक्तचाप क्या मापना, शिथिल पड़े खून का रक्तचाप क्या मापना, सूखे हुए पोखर में चेहरा क्या ताकना। मैं क्या एक मुर्दे के दांत में फंसा, अब भी जिंदा कोई कीड़ा हूँ। क्या हूँ मैं रद्दी में पड़े पांडुलिपि पर किसी अनपेक्षित कवि का हस्ताक्षर। एक गूंगे के कंठ में फड़फड़ाता संगीत का 8वां सुर। जो मैं फूल अपने हाथों में फेरता हूँ, उसका कांटा है मेरी नाभि में धंसा। जो फूल मैं अपने हाथों में फेरता हूँ, उसका कांटा है मेरी नाभि में धंसा। मैं अपने नंब पड़े शरीर को निहारता दर्द और टीस के बारे में सोचता हूँ। मैं बहरा सुन नहीं पाता बंदूक की ठाएं ठाएं, मैं बहरा सुन नहीं पाता बंदूक की ठाएं ठाएं। कहीं दूर बैठे अपने नाक के बाल नोचता, कहीं दूर बैठे अपने नाक के बाल नोचता, बारूद से उठ रहे गंध के बारे में सोचता हूँ। तब के जब मैं कुछ सोचने के लायक नहीं रह जाऊँगा, तब के जब मैं कुछ सोचने के लायक नहीं रह जाऊँगा, अपनी उस अवस्था के बारे में सोचता हूँ। एक कविता है, उचित दूरी बनाए रखें अपने ट्रकों के पीछे, लिखा हुआ पढ़ा ही होगा कई मरतबा, और ये कविता भी शायद कुछ लोगों ने सुन रखी हो, शायद फिर भी पढ़ते हैं। उचित दूरी बनाए रखें। बहुत नज़दीक से चांद केवल मिट्टी है, बहुत नज़दीक से चांद केवल मिट्टी है, और सूरज है खौलता लावा। हीरा केवल कोयला, कोयला केवल जीवावशेष। बहुत नज़दीक से जुगनू है कीट, बहुत नज़दीक से इंद्रधनुष है ही नहीं। बहुत नज़दीक से आदमी केवल कोशिका तंत्र, आदमी की गंध माने पसीने की बू। बहुत नज़दीक से रिश्तों की गर्माहट बनती है निजता का अतिक्रमण। दोस्ती हो जाती है परजीवी, करुणा बनती है दया, क्षमा भी बनती है दम। बहुत नज़दीक से ईश्वर लगता है भयावह, बहुत नज़दीक से ईश्वर लगता है भयावह। राज्य के नज़दीक आए धर्म, एक साधु बनता है अभिनेता, दूसरा कैपिटलिस्ट। एक पूरी की पूरी कौम बन जाती है आरोपी, अभियुक्त या गवाह। जंगल के बहुत करीब आए शहर, जनजाति पर लगती है असुरक्षा की मुहर। जंगल के बहुत करीब आए शहर, जनजाति पर लगती है आंतरिक असुरक्षा की मुहर। नागरिक के बहुत नज़दीक आए राष्ट्र, ध्वज बनती है सूली। एक छात्र बताया जाता है देशद्रोही,
दूसरा आत्महंता। राष्ट्र प्रेम के बहुत नज़दीक रहती है बगावत, राष्ट्र भक्ति के नज़दीक गुलामी। वर्षों लंबी सड़कें नापी हैं इन ट्रकों ने, छानी है धूल, सोखी है घृणा, तिरस्कार। यह उनकी बेरुखी नहीं, उनका अपना अनुभव है जो सचेत करता है। कृपया उचित दूरी बनाए रखें। प्रजातंत्र, 14 मई को लिखी थी यह कविता, छोटी सी है। खड़ा था कहीं यूं ही कोई अचानक से आया और कहकर गया, साहब इसका ध्यान रखिए ज़रा। खड़ा था कहीं यूं ही कोई अचानक से आया और कहकर गया, साहब इसका ध्यान रखिए ज़रा, मैं बस अभी आया। एक बच्चे को हाथ में थमाया और गुम हो गया। अब मैं करूं क्या इस बच्चे का? इसे यहाँ छोड़ नहीं सकता, साथ घर भी नहीं ले जा सकता। यह बच्चा मेरे कंधे से टंगा प्रजातंत्र है। अगली कविता शीर्षक है सपने में बैल। सपने में सब कुछ होने लगता है गड्ढमड, मेरा झंडा बदलने लगता है रंग, केसरिया से हरा, फिर लाल, फिर नीला, बर्फ में जम गए लाश की तरह नीला। मैं देखता हूँ सपने में बैल पर बैठा काफका, नाचता है बार में नशे में धुत, और दूसरे विश्व युद्ध की यातना पर कविता सुनाता है रिल्के। पेरिस में दिखती हैं बनारस की गलियां, उड़ती चीलों के चोंच में घरी घास के तिनके, उड़ती चीलों के चोंच में हरी घास के तिनके, बैल दिखता है निरीह गाय उन्मत्त। सौदा लेकर आते गांधी बाबा से बदहवास भागते टकराई 1857 के गदर से बचकर निकली एक लड़की। बाबा का नून बिखरा राजपथ पर, गॉगल्स के टुकड़े हुए चार। एक हौली सी आवाज़ में लड़की ने कहा सॉरी, और गुम हो गई कनॉट प्लेस के एक चमचमाते मॉल में। कान से रेडियो सटाए गालिब ने हंसकर कहा, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। यहाँ पोस्टर चिपकाना मना है वाला पोस्टर लिए कबीर भटकता रहा रात दर बदर, परेशान कि इसे चिपकाएं कहाँ, और अंत में पहुँचता है संसद भवन। हाँ, बस यही जगह उचित है। यहाँ सचमुच कोई पोस्टर अब तनकर चिपक नहीं पाता, न समाजवाद का, न धर्मनिरपेक्षता का, न लोकशाही का, न इसका न उसका। सब पड़ जाते हैं ढीले, बन जाता है झोल। सपनों का हैंगओवर ये होगा कि देखता हूँ कुछ वैसा ही जब खुलती है आँख। एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष देश, जहाँ सत्ता के बाएं बाजू पर संघी टैटू, दाहिने पर पूंजीवादी फ्रेंडशिप बैंड, एक न्यायपालिका जो पूरी तरह से अंधी भी नहीं, बस थोड़ी सी महंगी, जिस रफ्तार से एक कीमती कार फुटपाथ पर नींद में डूबे मजदूरों की छाती करती है पार, उसकी दोगुनी रफ्तार से उसका चालक अदालत से होता है बरी। देशभक्ति के एक बड़े से ओहदे में सारा राष्ट्र छपाक छपाक जल क्रीड़ा कर रहा है। देशभक्ति के एक बड़े से ओहदे में जब सारा राष्ट्र छपाक छपाक जल क्रीड़ा कर रहा है, मैं अपने हाथ में एक ऐसी सूखी कविता लिए खड़ा हूँ जो बारिश में भी भीगती नहीं। एक दो बिल्कुल छोटी कविताएं। एक कविता है गुमराही। अगर तुम्हारे पास वक्त कम है
अगर तुम्हारे पास वक्त कम है और इस कम होते वक्त में तुम अपने लिए संजीवनी तलाश कर रहे हो, अगर तुम्हारे पास वक्त कम है और इस कम होते वक्त में तुम अपने लिए संजीवनी तलाश कर रहे हो, तो मतलब है कि तुम्हें बरगलाया गया है। एक और छोटी कविता, ऊब, बोर्डम। किस सरलता से प्रवेश करती है जिंदगी में ऊब, किस सरलता से जिंदगी में प्रवेश करती है ऊब, चुपचाप जैसे रक्त में बैठता है मधुमेह, डायबिटीज। सहयोग। कबूतर पकड़ने निकलते हैं बाज, कबूतर पकड़ने निकलते हैं बाज, शोर मचाने लगती है टिटहरी। कबूतर पकड़ने निकलते हैं बाज, शोर मचाने लगती है टिटहरी। सज नाता है एक शिकार का दूसरे शिकार से। एक और कविता है, कहाँ जाते हैं दुख। जन्म मृत्यु क्या है, इसके बाद क्या होता है, इस पे अनेकों बहसें हैं। यूनान से लेकर हिंदुस्तान तक कई दार्शनिक दृष्टिकोण हैं। क्या सही है क्या गलत हमें तो नहीं मालूम। तो कहाँ जाते हैं दुख, जान चुका हूँ यह बहस फिजूल है, जान चुका हूँ यह बहस है फिजूल। इंसान बनने के बाद कहाँ जाता है, जाता कहीं भी हो, जाता कहीं भी हो, तकलीफ़ें ले जाता है अपने साथ, तकलीफ़ें ले जाता है अपने साथ। जैसे दमे से फूलती सांसें, जैसे दमे से फूलती सांसें, गठिए का दर्द, पित्त की परेशानी, पड़ोसियों से झंझट, पेंशन की फिक्र। जाता कहीं भी हो, तकलीफ़ें ले जाता है अपने साथ। जैसे दमे से फूलती सांसें, गठिए का दर्द, पित्त की परेशानी, पड़ोसियों से झंझट, पेंशन की फिक्र। लेकिन दुख वो अपने पीछे छोड़ जाता है यहीं, वो अपने पीछे छोड़ जाता है यहीं, अपने परिजनों, हितैषियों और दोस्तों में कमोबेश थोड़ा थोड़ा बांटकर। इसी से मुतालिक एक और कविता थी, देखो अगर मिल जाए। नहीं मिल रही, कोई ना। एक और छोटी कविता है, 5 या 6, 5 या 6। एकलव्य के पास अगर छठी उंगली होती तो क्या होता, एकलव्य के पास अगर छठी उंगली होती तो क्या होता, क्या होता महाभारत का अंजाम। अर्जुन का गीता से क्या नाता होता, भीलों का इतिहास तब क्या होता। होता फिर भी वही, होता फिर भी वही जो उसके 5 उंगलियों के होते हुआ। बस कृष्ण की कूटनीति में एक और अध्याय जुड़ा होता। तकरीबन साल 1.5 साल पहले लिखी एक कविता है, पूछते पूछते। आजकल पूछने के बारे में काफ़ी गंभीर मसले खड़े हो जा रहे हैं। शीर्षक है पूछते पूछते। कहते हैं कि पूछने में क्या जाता है, कहते हैं कि पूछने में क्या जाता है, पूछते पूछते ही पता मिल जाता है। समस्या हल ना हो पर कोई मददगार मिल जाता है। पूछते पूछते मंजिल ना मिले, पूछते पूछते मंजिल ना मिले,
कोई रहबर यार भी बन जाता है। पूछते पूछते उत्तर ना मिले सवाल ही समझ आने लगता है। कहते हैं कि पूछने में क्या जाता है। तो हम पूछते हैं कि वह कौन है जो पूछने की आचार संहिता बनाता है। तो हम पूछते हैं कि वह कौन है जो पूछने की आचार संहिता बनाता है, कि कब और कैसे कुछ पूछना भी अवमानना बन जाता है, कि पूछने में ऐसा क्या है जिससे सनातन प्रतीकों में दरार पड़ जाता है। और हम यह भी पूछते हैं कि जो महज पूछने भर से चरमराने लगे, उसे किस बिना पर महान प्रतीक माना जाता है। पतंग पे वैसे तो हम सबके प्रिय वरिष्ठ कवि आलोक धनवा की कविता है। उसके बाद शायद इस विषय पे कविता लिखना भी हिमाकत ही है, पर छोटे होने के कारण थोड़ी लिबर्टी ली जा सकती है, सो हमने ली। तो वो कविता है पतंग। मुकम्मल सफ़र के पतंग कटकर या फटकर ही ज़मीन से पर वापस आते हैं। मुकम्मल सफ़र के पतंग कटकर या फटकर ही ज़मीन पर वापस आते हैं। साबुत लौटकर आने वाली पतंगों ने अपना जीवन पूरा नहीं जिया। कहते हैं पतंग सबसे पहले किसी खिलंदड़ ने नहीं, एक दार्शनिक ने बनाई। चीन में ऐसी मान्यता है। कहते हैं पतंग सबसे पहले किसी खिलंदड़ ने नहीं, एक दार्शनिक ने बनाई। जितनी संस्कृति उतनी मान्यताएं, जितने देश प्रदेश पतंगों की उतनी सजावट, रंगें, विभिन्नताएं। जब एक बच्चा उचक्कर आसमान की ओर खुली बाहों से धकेलता है पतंग को, एक बार फिर उसे देखता है ऐसे जैसे कि इतनी करीब से देख रहा हो आखिरी बार। जब एक बच्चा उचक्कर आसमान की ओर खुली बाहों से धकेलता है पतंग को, एक बार उसे देखता है ऐसे जैसे इतनी करीब से देख रहा हो आखिरी बार। कहता है अलविदा। कहता है हवाओं से इसका ख्याल रखना। अकेले अपने मांझे की बदौलत ज़्यादा देर नहीं टिकेगी इसकी उड़ान। इसे तुम्हारे बहाव के सहारे की आवश्यकता है। इसे तुम्हारे बहाव के सहारे भी चाहिए। कमानियों को जो लचकाता है, फिर एक बार इसकी मजबूती नहीं देख रहा होता। दरअसल पुचकारता है ठीक छोड़ने से पहले एक आखिरी बार। कन्नी बांधने से पेंच लड़ाने तक समानांतर भागीदारी है दोनों छोरों पर। कन्नी बांधने से पेंच लड़ाने तक समानांतर भागीदारी है दोनों छोरों पर। आसमान में अकेले पतंगे ही खतरे से नहीं जूझती। जानता है पतंगबाज, बिना मुंडेर वाली छत पर पतंग उड़ाना होशियारी नहीं। जानता है वो। लेकिन पतंगबाज कहता है अपनी पतंग से, मैं तुम्हारे खतरे में बराबर का साझी हूँ। वैसे बच्चा भी बैठा है गुमसुम। आज बारिश का दिन है, आज पतंगे नहीं उड़ेंगे। एक कविता है, शीर्षक जान जाना यानी खोना। मैं चाहता हूँ कुछ फूलों के नाम और घास की प्रजाति का मुझे कभी कुछ पता न चले। मैं चाहता हूँ कुछ फूलों के नाम और घास की प्रजाति का मुझे कभी कुछ पता न चले। ऐसी जानकारी से बरबस ही घट जाती है सौंदर्यानुभूति इनकी। विस्मय पर आलोक हमेशा अच्छा नहीं। तिलिस्म कुछ टूट सा जाता है। सम्मोहन पर विश्लेषण होने लगता है भारी। बियावान में घूमते बस यूं ही चाहता हूं कोई फूल दिख जाए। बियावान में घूमते बस यूं ही
चाहता हूँ कोई फूल दिख जाए, कोई घास छू जाए, ऐसे ही पहले कभी न देखा हो जिसे, ऐसा स्पर्श कि जैसे पहले किसे जाना ना हो। कुछ आगे बढ़ूं और देखूं जब मुड़कर लोप हो जाए दृश्य, कुछ आगे बढ़ूं और जब देखूं पीछे मुड़कर लोप हो जाए दृश्य, खो जाए स्पर्श, बस सौंदर्य की अनुभूति रह जाए और बचा रहे विस्मय, जिस दिन मैं ठीक ठीक जान सकूं और न बता सकूं। जान जाना यानी खोना। थोड़ी पानी की ज़रूरत है। मैं ऐसे ही किसी होटल के वेटिंग लॉज में बैठा था और किसी को देखते हुए कविता लिखी थी। कविता के आखिर तक आते आते आपको संदर्भ समझ में आ जाएगा। शीर्षक है एक लड़की दो मुस्कान। एक लड़की दो मुस्कान। मैं जरूर उसे घूर रहा होऊंगा, मैं जरूर उसे घूर रहा होऊंगा। अचानक जब लड़की की नज़रें मुझसे मिली, उसकी मुस्कुराहट में मुस्कुराहट से ज़्यादा प्रश्न चिन्ह था। मैं जरूर उसे घूर रहा होऊंगा। अचानक जब उस लड़की की नज़र मुझसे मिली, उसकी मुस्कुराहट में मुस्कुराहट से ज़्यादा प्रश्न चिन्ह था। मेरी जवाबी मुस्कुराहट में मुस्कुराहट से ज़्यादा घबराहट और झेम। मैं यकीनन उसे घूर ही रहा था। मैं यकीनन उसे घूर ही रहा था, तकरीबन आधा घंटे से किसी का इंतज़ार करते। मैं बस उसकी तरफ ही देख रहा था। 5 सितारा होटल के रिसेप्शन पे खड़ी ठिगनी सी सुंदर चिपटी नाक वाली एक लड़की, शायद उसकी पहली नौकरी हो। वह बराबर मुस्कुरा रही थी। कभी रिसेप्शन पे आए अतिथियों से बात करते, कभी जब काउंटर पर कोई ना हो तो अपने मोबाइल के अंदर झांकते, मुस्कुराती। और मैं सोच रहा था, और मैं लगातार सोच रहा था कि वही लड़की, वही समय, वही जगह। और मैं लगातार सोच रहा था कि वही लड़की, वही समय, वही जगह। पर इन दो मुस्कुराहटों में इतना अंतर क्यों? एक लड़की दो मुस्कान। माफ़ी चाहता हूँ। ये कविता लिखी है, अभी तक इसका कोई मुकम्मल शीर्षक नहीं बन पाया है और आखिरी पंक्ति भी मुझे समझ में नहीं आ रही है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि पढूं। तो शीर्षक है नहीं, सीधी कविता पे आते हैं। ऐसा क्या था एक शब्द में, ऐसा क्या था एक शब्द में जिसके हटते ही सारा वाक्य जिंदगी की तरह हिल गया। ऐसा क्या था एक शब्द में जिसके हटते ही सारा वाक्य जिंदगी की तरह हिल गया। एक शब्द किसी बच्ची के हाथ से छूट कर गिरा और वह फूट फूट कर बेसाख्ता रोने लगी। ऐसा क्या था एक शब्द में कि जिसके हटते ही सारा वाक्य जिंदगी की तरह हिल गया। एक शब्द किसी बच्ची के हाथ से छूट कर गिरा और वह फूट फूट कर बेसाख्ता रोने लगी। एक शब्द सीने से चिपक गया मेरे, एक शब्द सीने से चिपक गया मेरे, और मैं तालाब में पत्थर की तरह एकदम से बैठ गया। ऐसा क्या था एक शब्द में। मेरा कवियों से अनुरोध है, उस शब्द को वापस अपने वाक्य तक पहुंचा दें। थोड़ा समय है और है लगता है। परछाइयों को लेकर एक कविता है, गायब होती परछाइयाँ।
शहर में कितनी रोशनी है, इतने उजाले से सरोबार दिन और रातें चमकीली। शहर में कितनी रोशनी है, इतने उजाले से सरोबार दिन और रातें चमकीली। सीढ़ी से उतरते कोई टॉर्च जलाकर रास्ता नहीं दिखाता, घर से निकलते कोई लालटेन लेकर पीछे पीछे नहीं आता। इंसान अपनी परछाई से दूर होता जाता है। ऐसे कम मौके आते हैं कि इंसान अपनी परछाई ठीक से देख सके, कभी छोटी कभी लंबी होती हुई, कभी स्थिर कभी हिलती डुलती। परछाइयों का साथ छोड़ना व्यंजना से अभेदा हुआ जाता है। एक लंबी कविता है जो पहल के कुछ हालिया अंक में प्रकाशित हुई थी। कविता काफ़ी लंबी है तो पूरी पढ़नी शायद बोझिल हो जाए, तो उसके कुछ अंश पढ़ता हूँ यहाँ पे। फिर अगर किसी की रुचि होगी तो फिर आगे कविताएँ पढ़ी जा सकती हैं, उपलब्ध हैं। जनता का निज़ाम। सब तयशुदा बर्बादियाँ हैं, या बर्बरता या निरंकुशता या अतिक्रमण, सब था पूर्व घोषित। प्रस्ताव यही था, रजा यही थी। घर घर बांटे पर्चों पर लिखा था स्पष्ट अक्षरों में। गली गली जुलूस जुलूस बताया गया था साफ स्वरों में। जलसा जलसा यही था शंखनाद। हाँ यही, ठीक यही था प्रस्ताव। सबने तफसील से देखा था नए निज़ाम का ब्लूप्रिंट। सबने तफसील से देखा था नए निज़ाम का ब्लूप्रिंट। इसकी ही किलों पर टांगी थी अपनी उम्मीदें, टाँगे थे सपने अपने। एक मरणासन्न समाज को चाहिए थी ऊष्मा। उसने चुन चुन कर सबसे दहकते अंगारे ठूसे अपनी जेबों में। संकल्प हेतु उसने तेजाब भरा अंजुलि में, श्रद्धा और न्याज के साथ। उसने तारा शाह के अट्टहास में मिलाए अपने कह कहे। अपने ही प्राणवायु से उसके नारे किए बुलंद। यही वर्तमान है, आवाम ने संचित किया धीमे धीमे। बूंद बूंद जतन से स्वयं ही इकट्ठा करा विष रंगीन बोतलों में। मगर यह समझने की भूल ना हो कि जनता ठगा महसूस कर रही है। मगर यह समझने की भूल ना हो कि जनता ठगा महसूस कर रही है। यह भी मतलब ना निकाला जाए कि जनता को कोई मलाल है, कि उसे अपने निर्णयों पर कोई पछतावा है, कि उसे बोतल से निकले जिन्न से कोई भय है, कि जनता को इस छलावे से कोई अपराध बोध है। जनता जनार्दन है और जनार्दन सारे दायित्वों से परे है। जनार्दन आत्मपीड़ा परपीड़ा और समस्त संवेदनाओं से परे है। जनार्दन और भी कई चीज़ों से परे है। जनार्दन अपने सीने की ओर बढ़ते चाकू को देखता है और विस्मित होता है। अद्भुत, क्या चमक है इसकी। जनार्दन अपने सीने की ओर बढ़ते चाकू को देखता है और विस्मित होता है। अद्भुत, क्या चमक है इसकी। मानो पूर्वजों का संपूर्ण गौरव संग्रहित हो, ठीक इसकी नोक पर आटिका हो। जनार्दन अपने शरीर से बहते रक्त को देखकर आह्लादित होता है। ठहाके मारकर कहता है लाल। ठहाके मारकर कहता है लाल, यह रंग तो शुभ है, सनातन धर्म का प्रतीक है। अब निज़ाम पे आते हैं। नए निज़ाम की अपनी ही बेनियाजी है। नए निज़ाम की अपनी ही बेनियाजी है। ताज़ीराते हिंद रफ़ा दफ़ा के तहत वज़ीर आज़म के मगज़ में जो आए वही कानून। सिपाह सालार का डंडा जो जहाँ टिका दे वही व्यवस्था। नए निज़ाम के पास इलाज है, अब वो मर्ज ढूंढ रहा है। नए निज़ाम के पास इलाज है, अब वो मर्ज ढूंढ रहा है। मिलते ही वह जिस को मरीज बनाना शुरू कर देगा। नए निज़ाम के पास एक अनोखा यंत्र है, ये सब कुछ चबा जाता है। नए निज़ाम के पास एक अनोखा यंत्र है, यह सब कुछ चबा जाता है। लोहा, लकड़, पॉलीथीन, हवा और धूप तक चबा जाता है। यह यंत्र दिखाई नहीं देता। यह यंत्र दिखाई नहीं देता। इसे छूकर भी पता नहीं कर सकते। इसे बस सूंघ कर जाना जा सकता है।
दरअसल यह एक महायंत्र है। यह सनातन भी है, उत्तर आधुनिक भी है। यह दिव्य प्रतीकों की ऊष्मा से को सोख कर संचालित होता है। यह दिव्य प्रतीकों की ऊष्मा को सोख कर संचालित होता है। नए निज़ाम ने इसे हर कोने पर चिपका रखा है। नए निज़ाम ने इसे हर कोने पर चिपका रखा है। विश्वविद्यालय, सिनेमाघर, सैन्य कक्ष, गुसलखाना, मतदान केंद्र, इंटरनेट, मोबाइल, अखबार समेत जनार्दन के स्नायु में तैर रहा है इसका माइक्रोचिप। जनार्दन के स्नायु में तैर रहा है इसका माइक्रोचिप। अब यही तय करता है कि क्या तय करना है, कब और कैसे तय करना है। तभी तो घोषणाएं देववाणी की तरह छूट कर निकलती हैं और कभी उल्का की तरह बरसती हैं मूर्छित समाज पर अचानक। कभी भी किसी पहर, किसी बहाने, और मूर्छित समाज में एक आवेग सा उठता है कि जैसे नींद में चढ़ा हो मिर्गी का दौरा। तभी तो घोषणाएं देववाणी की तरह छूट कर निकलती हैं और उल्का की तरह बरसती हैं मूर्छित समाज पर अचानक ही। कभी भी किसी पहर, किसी बहाने, और मूर्छित समाज में आवेग सा उठता है जैसे कि नींद में चढ़े मिर्गी का दौरा। जनार्दन संवेद स्वर में जाप करने लगता है। सन्निपात ज्वर की तरह चढ़ने लगता है उत्सव। विश्व के सबसे बड़े कहे जाने वाले लोकतंत्र के संसद से, विश्व के सबसे बड़े कहे जाने वाले लोकतंत्र के संसद से अब विमर्श और तकरीरें नहीं बल्कि निकलती हैं केवल विज्ञप्ति, इश्तिहार और ऐलान। सरमाएदार के ज़बान से निकली हर बात हरफ़े आखिर, उसकी हर अदा लाफानी, उसके हर कारनामे अभूतपूर्व। इस निज़ाम में सब कुछ नया है। इस निज़ाम में सब कुछ नया है और देखें तो नया जैसा कुछ भी नहीं। हत्यारे अब अप्रासंगिक हो चले। जिसकी हत्या हुई और जिसकी हत्या होने वाली है, वे स्वयं ही दोनों दायित्व निभाने लगे हैं। बीच में कुछ और पा रहा है वो मैं छोड़ रहा हूँ और बस आखिरी की एक दो पैराग्राफ से पंक्तियाँ कुछ दो चार। यह जंग कैसा है, कैसा अखाड़ा। यह जंग कैसा है, कैसा अखाड़ा। न शत्रु दिखाई देते हैं न प्रतिद्वंदी, फिर किससे हो रहा हूँ निरंतर पराजित। यह कैसा जंग है, कैसा अखाड़ा। न शत्रु दिखाई देते हैं न प्रतिद्वंदी, फिर किससे हो रहा हूँ निरंतर पराजित। सारे महान प्रतीक बन चुके हैं कल पुर्जे इस विशालकाय यंत्र के। मगर याद रहे सरमाएदारों को, जब काल अपने नुकीले दांत गड़ाता है मशीनों को पकड़ने लगती है जंग। जब काल अपने नुकीले दांत गड़ाता है मशीनों को पकड़ने लगती है जंग। अपनी गहन निद्रा से उठ यही आवाम अपने नीम आस्तीन बाजुओं पर फेरती है हाथ और बिखरने लगते हैं मशीन के पुर्जे। तो यह था जनता का निज़ाम। कुछ अंश मैंने पढ़े हैं और बाकी पहल के वेबसाइट पे भी पढ़ी हैं। एक दो कविता थी, मैं चाहता था कि अब समापन का समय है तो वो कविताएं पढ़ के मैं यहाँ पे इस पे पूर्ण विराम डालूँ। हम जो भी हैं, जो कुछ भी लिख रहे हैं, जो कुछ सोच पा रहे हैं, वो पूर्ण तरह से अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट, कम्प्लीटली ओरिजिनल तो कुछ होता नहीं है। ओरिजिनलिटी इज़ अ मिथ। हाँ, एक धरोहर मिलती है हमें, उसको हम संभालते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ आगे ले जा पाएँ थोड़ी दूर। और तो अपने वरिष्ठ कवियों को याद करना, कथाकारों, साहित्यकारों को याद करना किसी न किसी बहाने से ज़रूरी होता है।
कविता हमारे लिए एक बहाना है। तो मैं यहाँ पे प्रिय कवि केदारनाथ सिंह को याद करते हुए कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं पढ़ता हूँ। कविता है ये नहीं है, वो नहीं कहा जा सकता। ज़्यादातर पंक्तियाँ तो केदारनाथ जी के खुद की कविताओं से उठाई हुई हैं। शीर्षक है आप जाएंगे कहाँ। जब जब मड़वाडीह की तरफ से उठेगा कोई बवंडर, एक धुंधले साये की तरह ही सही, मगर दिख जाएंगे सफ़ेद कुर्दे में कविवर केदारनाथ सिंह। जब जब मड़वाडीह की तरफ से उठेगा कोई बवंडर, एक धुंधले साये की तरह ही सही, मगर दिख जाएंगे सफ़ेद कुर्दे में कविवर केदारनाथ सिंह। माझी के पुल की तरह इस महादेश की असंख्य नदियों के ऊपर बने, माझी के पुल की तरह इस महादेश की असंख्य नदियों के ऊपर बने असंख्य पुलों में से किसी एक पुल के नीचे कभी चरमराती नाव की मरम्मत में जुटे एक मल्लाह को, चरमराती नाव की मरम्मत में जुड़े एक मल्लाह को हाथ देते, उससे पुरबिया में बतियाते दिख जाएंगे यूं ही। आप जाएंगे कहाँ, आप जाएंगे कहाँ। बस नूर मियाँ को ढूंढते ढूंढते हमसे थोड़ा आगे निकल जाएंगे, लेकिन वापस फिर भी आते रहेंगे, लेकिन वापस फिर भी आते रहेंगे जब तक घाट का अंतिम पत्थर पूरी तरह मुलायम नहीं हो जाता। जा भी कहाँ सकते हैं ऐसे प्रिय कवि जिन्हें देखते ही, जिन्होंने देखने की तरह देखना और छूने की तरह छूना सिखाया। सनद रहे कि एक अति विशिष्ट कवि जाकर भी कभी पूरी तरह नहीं जाता, लौट लौट आता है, लौट लौट आता है। शीर्षक थी आप जाएंगे कहाँ। एक बिल्कुल आखिरी छोटी सी कविता है, मिल गई। ये भी प्रिय कथाकार निर्मल वर्मा के प्रति ये कुछ पंक्तियाँ हैं। उनके जो लेखन है उनसे गुजरते हुए जो महसूस होता है, जो कम से कम मुझे महसूस हुआ, बस ये पंक्तियाँ उसी बारे में, और कुछ नहीं है। उनके यहाँ आलोक अक्सर फीका, उनके यहाँ आलोक अक्सर फीका और मृत्यु हमेशा छोटी होती है। उनके यहाँ आलोक अक्सर फीका और मृत्यु हमेशा छोटी होती है। सन्नाटा काफ़ी लंबा जो बीच बीच में टूटकर आवाज़ों के लिए जगह बनाता है। बदलते मौसमों और महीनों के बरक्स यहाँ पीड़ा का यूनिक शेड उभरता है। इंसानी ज़िंदगी में यहाँ वहाँ ईश्वर अपना अस्तित्व टटोलता है। कहीं टेक भर ज़मीन मिलती है, कहीं से उसे निराश लौट जाना पड़ता है। इंसानी ज़िंदगी में यहाँ वहाँ ईश्वर अपना अस्तित्व टटोलता है। कहीं टेक भर ज़मीन मिलती है, कहीं से उसे निराश लौटना पड़ता है। गुनगुने पानी में नमक की तरह अलगाव और आसक्ति, गुनगुने पानी में नमक की तरह अलगाव और आसक्ति घुलती रहती है। यहाँ एक तिलिस्मनुमा ज़िंदगी है, यहाँ एक तिलिस्मनुमा दुनिया है। कहानी के अंदर कविता बुनती रहती है। तो ये निर्मल वर्मा जी के लिए था। मुझे लगता है मैं काफ़ी कविताएं पढ़ चुका, अब इससे ज़्यादा इसे खींचना ठीक नहीं होगा। तो मैं यहाँ आप सबको धन्यवाद देता हूँ और आहंग उन्हें शुभकामनाएं और धन्यवाद दोनों। आप सब ने इतनी देर तक मुझे सुना, ये बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और फिर मिलते हैं।